Good morning everyone. How are you all? I hope you all are fine. So don't say, man, this is boring. No, it will be so interesting with me. So let's begin our journey which we have left in the last class. And the name of the chapter is Trigonometry and Settle Community. So इसके बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ भी चुके हैं और आज तो शायद आप बुक के पेज पलट के देखो कुछ ही कंटेंट रहता है. So don't get bored with me because class will be so interesting. So let's begin our journey with history. बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम इसमें तो हमें नींद आती है, क्या हुई 7th क्लास? Am I right or wrong? देखो हमने पढ़ा था नॉमैड्स, हाउ नॉमैड एंड मोबाइल पीपल लिव्ड. नॉमैड का मतलब मैंने तुम्हें बताया भी था क्या होता है, घूमने वाले लोग होते हैं. नॉमैडिक पेस्टोरलिस्ट कौन होते हैं, ऐसे जो चरवाहे होते हैं और इन्हीं की चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं. इट मीन्स जैसे ये जानवर रखते हैं, काऊ रखते हैं, बफेलो रखते हैं, वाट एवर एनिमल्स दे आर कैट, उन्हीं के बनाए हुए प्रोडक्ट को, उन्हीं से जो प्रोडक्ट बनता है चाहे वो किसी भी टाइप का हो उसको सेल करके वो क्या करते हैं, अपना जो लिवलीहुड है वो चलाते हैं. सो देखिए अब यहाँ पर मैंने तुम्हें ये फिगर भी दिखाया था लास्ट क्लास में. अगर किसी ने मेरी प्रीवियस क्लास नहीं देखी तो अच्छे से देख भी लेना, आपको पता भी चल जाएगा. हाँ, और आगे देखिए भाई क्या है इसके अंदर. आज ये मैंने पढ़ा दिया था आपको. यस आई हैव गिव दिस ऑल्सो. ये दिमाग में रख लेना, स्पेशली जो एसएससी के बच्चे होते हैं उसके अंदर ये बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. क्योंकि मैंने क्लास में भी कई बार बताया है कि जब कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो इनको भी थोड़ा दिमाग के अंदर बिठा के जाएं ताकि आपको अच्छे से पता चले. तो मेरी क्लास सिर्फ स्कूल लेवल पर ही नहीं, आगे के लिए भी आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगी. देखिए आज का हमारा टॉपिक रहेगा चेंजिंग सोसाइटी, न्यू कास्ट एंड हियरार्कीज. अब क्या है, धीरे धीरे जो नॉमैडिक लोग थे उन्होंने एक प्रॉपर प्लेस पर रहना शुरू किया. इट मीन्स वो कहीं ना कहीं किससे घुल मिल गए थे, एक आम इंसान की तरह रहने लगे थे. मतलब ट्राइबल लोग थे, पहले घूम घूम के अपना काम चला रहे थे. धीरे धीरे उनको पता चला कि ऐसे घूमने से तो काम नहीं चलेगा, एक जगह सेटल हुए. अब क्या किया इन्होंने, चेंजिंग सोसाइटी और नई नई कास्ट बनी. ठीक है, हियरार्कीज पर चले. अब देखिए क्या है, as the economic and the need of society, new people with new skills were required. अब जैसे जैसे नई नई सोसाइटी हुई, हमारी इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट बढ़ती गई तो क्या हुआ, लोगों ने नई नई स्किल्स सीखने स्टार्ट की. स्मॉलर कास्ट और जातीज एमर्ज विद इन वर्नास. जो छोटी छोटी कास्ट थी, आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास, अगर याद नहीं है तो देखिए उस वक्त 4 टाइप में डिवाइडेड था. ब्राह्मणास, उसके बाद अक्षत्रियास, और कौन था भाई, वैश्यास, एंड लास्ट वन कौन था, शूद्रास. अब यहाँ से ये वाला सिस्टम स्टार्ट होगा. मतलब इनको किस में कंसीडर किया जाएगा वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा. ये उस वक्त के क्या थे, हमारी जो कास्ट सिस्टम का परफॉर्मा था वो कुछ इस तरीके से वर्क करता था. देखिए फॉर एग्जाम्पल, न्यू कास्ट अपीयर अमंग अस द ब्राह्मणास. On the other hand, many tribal social groups were taken into caste-based society and given the status of jatis. Specialized artisan caste-based society and given the status of jatis. अब देखिए इनके अंदर स्पेशली क्या था, स्पेशलाइज्ड आर्टिशन, स्मिथ. आर्टिशन में कौन कौन शामिल थे ध्यान दीजिएगा, स्मिथ, कारपेंटर एंड मैशन. यहाँ पर तुम्हारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो रहे हैं. वर ऑल्सो रिकॉग्नाइज एज सेपरेट जातीज. इनको भी उठाकर एक अलग उसमें डाल दिया गया कि ये दूसरी कास्ट होगी. एज सेपरेट जातीज बाय द ब्राह्मणास. जातीज रादर देन वर्ना बिकम द बेसिस फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी. और इस जाति के आधार पर, इन वर्णों के आधार पर ही हमारी सोसाइटी का क्या होता है, निर्माण किया गया था. डेलिब्रेशन ऑन जाति. अब क्या क्या थे देखिए, a 12th century inscription from Uyakkondan Udiyar in तिरुचिरापल्ली तालुका इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु. इट मीन्स ये उड़ियार वगैरह प्लेस कहाँ है बेटा, तमिलनाडु के अंदर है. डिस्क्राइब द डेलिब्रेशन इन सभा चैप्टर 2 में ऑफ ब्राह्मणास, की किस तरीके से वो अपनी सभा ऑर्गेनाइज करते थे. आपने 6th क्लास में भी अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ा है कि किस तरीके से 6th क्लास की बुक के अंदर आपको पता भी है कि कैसे जो विलेज के हेड होते थे कैसे वो मीटिंग करते थे, ग्राम भोज का कौन था, बेलादार कौन था, ये सारी डिटेल आपको प्रीवियस क्लास की उसमें मिल जाएंगी. दे डेलिब्रेटेड ऑन द सोसाइटी स्टेटस ऑफ अ ग्रुप एज
लिटरली चैरियट मेकर्स। ठीक है, अब देखिए डेलिब्रेटेड ऑन द स्टेटस, काम के आधार पर दे लेट डाउन देयर ऑक्यूपेशन विच वर टू इंक्लूड आर्किटेक्चर, बिल्डिंग कोचेस एंड चैरियट। चैरियट होता है सारथी, रथ को खींचने वाला। erecting gateways for temple with images in them, preparing wooden equipment used to perform sacrifices, building मंडपास, मेकिंग ज्वेल्स फॉर द किंग। मतलब ये सारा एक तरीके से जातियों का बंटवारा था कि कौन किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से उसका क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा। आगे देखिए क्या है, अमंग द क्षत्रियास द न्यू राजपूत क्लैंस बिकम पावरफुल बाय द 11th and 12th centuries. They belong to different lineages such as Hunas, Chandela, Chalukya and other. अब देखिए उस वक्त क्या हुआ, क्षत्रियों के अंदर कौन कौन शामिल थे। देखिए कौन थे भाई, 11वीं और 12वीं शताब्दी तक। दे बिलोंग टू डिफरेंट लैंग्वेजेस सच एज हुनास, चंदेलास, चालुक्यास। सम ऑफ दीज टू हैड बीन ट्राइब्स अर्लियर, ये भी पहले क्या थे, ट्राइब थे। मैनी ऑफ दीज क्लेम केम टू बी रिगार्डेड एज राजपूत, कईयों ने क्या कहा कि हम क्या है, राजपूत हैं। दे ग्रेजुअली रिप्लेस ओल्डर रूलर्स, उन्होंने धीरे धीरे दूसरे रूलर्स को रिप्लेस कर दिया। स्पेशली इन एग्रीकल्चर एरिया हियर a developed society was emerging and new rulers used their wealth to create powerful states। अब देखो जिसके पास पावर होगी, वेल्थ होगा, वो बड़ा इक्विपमेंट होता है किसी भी एरिया में प्रीडोमिनेंस दिखाने में, उस वक्त की बात है। The rise of Rajput claim to the position of ruler set an example for the tribal people to follow. Gradually, with the support of the Brahmanas, many tribes become a part of the caste system. अब धीरे धीरे क्या हुए कि ये जो बहुत सारे ट्राइब थे, अब जो ब्राह्मण थे ना, इनका सारा खर्चा पानी कहाँ से निकलता था, इन्हीं सिस्टम से निकलता था जो कास्टिज्म का इन्होंने उस वक्त तरीका अपनाया था। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिली कुड ज्वाइन द रूलिंग क्लास, अ लार्ज मेजॉरिटी ज्वाइन द लोअर जातीज ऑफ कास्ट। मतलब क्या है कि जो क्लैन वगैरह होते थे वही क्या होंगे, रूलिंग पार्टी का पार्ट होंगे। अदरवाइज जो बेचारे गरीब से थे उनको लो कास्ट के अंदर ही कंसीडर किया जाता था। लार्ज देखिए ऑन द अदर हैंड मैनी डोमिनेंट ट्राइब्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हैड अडॉप्टेड इस्लाम क्वाइट अर्ली। धीरे धीरे वो किसकी तरफ चले गए, नॉर्थ और वेस्ट की बात हो रही है, ठीक है, इस्लाम की तरफ चले गए। दे कंटिन्यू टू रिजेक्ट द कास्ट सिस्टम, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि कोई कास्ट वगैरह नहीं होती भाई। देखिए द अनइक्वल सोशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब्ड बाय ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म वाज नॉट वाइडली एक्सेप्टेड इन दिस एरियाज। अभी तक क्या था, जो हिंदू धर्म का बोलबाला था वो इन एरिया में कहीं ना कहीं क्या हो चुका था, कम हो चुका था। द एमर्जेंस ऑफ स्टेट इज क्लोजली रिलेटेड टू सोशल चेंज अमंग्स ट्राइबल पीपल। टू एग्जाम्पल ऑफ दिस इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर हिस्ट्री आर डिस्क्राइब्ड बिलो। अब तुम देखो कि ये ट्राइबल लेडीज किस तरीके से, क्या तुम्हारे एरिया में कोई ऐसी लेडीज आपको देखने को मिलेगी? नहीं, क्योंकि ये कौन सी कम्युनिटी से, ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती है, एक गॉन्ड फैमिली से बिलोंग करती है। गॉन्ड क्या है बेटा, एक ट्राइबल वो है। अब शिफ्टिंग कल्टिवेशन क्या होती है, आपको मैंने बताया भी था, इसका दूसरा नाम क्या होता है, स्लैश एंड बर्न। क्या नाम होता है, स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन। इट मीन्स क्या है कि ये लोग क्या करते थे, एक प्रॉपर प्लेस पर तो खेती करते नहीं थे, ठीक है। मान लो आज उनको इतना सा टुकड़ा है, उसने इनको क्या किया, वहाँ से पेड़ वगैरह कट के साफ किया और जो कटिंग वगैरह की उसको जला दिया, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने 1 to 1-2 फसलें ले ली, उन्होंने अच्छा था, ग्रो हो गई, लेकिन जैसे ही वो ग्रोइंग कम हुई इन्होंने इस प्लेस को खाली छोड़ा और नेक्स्ट इसके साइड वाला एरिया क्या कर लिया, साफ कर लिया। अगर साइड वाले में भी लग रहा है कि अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी, थोड़े और दूर चले गए। दैट इज कॉल्ड स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन या फिर शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ठीक है। अब देखिए ट्रीज एंड बशेस इन फॉरेस्ट एरिया आर फर्स्ट कट एंड बर्न। ये पूरी इसकी डेफिनेशन है जो मैंने तुम्हें शॉर्ट में बता दी। देखिए द क्रॉप इज शोन इन द एशेस, जो एशेस का मतलब होता है राख। When this land loses its fertility, another plot of land is cleared। ये पूरा यही शॉर्ट है, and planted in the same way। देखिए अब क्या है, a closer look में क्या है, the gonds, जिससे कि वो लेडीज आपने देखी भी थी। The gond live in a vast forested region called Gondwana। It means इनका जो एरिया होगा गॉन्ड ट्राइबल का, उसको इन्होंने क्या दिया नाम है, गोंडवाना। और इसका मतलब क्या है
कंट्री इनहैबिटेटेड बाय गॉड्स, मतलब वो एरिया, इन्होंने देखो अपने एरिया को कोई छोटा सा लेवल पे नहीं कंसीडर किया, काफी पूरा देखो कंट्री बोला है कि वो एरिया जहाँ पर क्या है, गोंड प्रजाति के ये कबीले के लोग रहते हैं। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है क्या, बट यू नो अबाउट गोंड ट्राइब, तो यहाँ पर आप पूरा इनकी डिटेल बता सकते हो। साथ में आपका एक क्वेश्चन ये भी बनता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखिए, द लार्ज गोंड ट्राइब वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लैंस। अब क्या था, क्लैन का मतलब मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ, आप अच्छे से डिटेल में वहाँ पर देख भी लेना। जो बड़ा पार्ट था गॉड का, वो क्या हो गया था, डिवाइडेड हो गया था स्मॉलर क्लैन के अंदर। ईच क्लैन हैड इट्स ओन राजा और राय। मीन्स अब हम राजा का मतलब तो समझते हैं, लेकिन राय हमारे लिए नया वर्ड है, तो इट मीन्स जो क्लैन का हेड होता था उसको क्या बोलते थे, राजा या राय। अबाउट द टाइम द पावर ऑफ द दिल्ली सुल्तान वाज डिक्लाइनिंग, अ फ्यू लार्ज गॉड किंगडम वर बिगिनिंग टू डोमिनेट द स्मॉलर गॉड चीज। द अकबर नाम, क्या किसकी बुक है ये, अ हिस्ट्री ऑफ अकबर्स रेजिम मेंशन द गॉड किंगडम ऑफ गारा कटंगा दैट हैड 17,000 विलेजेस। देख लो कि एक गॉड किंगडम के अंदर कितने गांव शामिल थे, 70,000। तो इसीलिए इन्होंने अपने आप को क्या कंसीडर किया कि हमारी जो गॉड है, गोंडवाना है, उसका मीनिंग क्या रहेगा, कंट्री इनहैबिटेटेड बाय गॉड्स। देखिए, द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दीज किंगडम वाज बिकमिंग सेंट्रलाइज्ड, और यहाँ पर क्या था कि केंद्रीयकरण करना है एक तरीके से। द किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू, अब किस में डिवाइडेड था, देखिए गढ़ा गर्ज, देखो ये सारा एरिया किसके अंदर में आ रहा था, और इसके अंदर कितने देश छोटे छोटे गांव शामिल थे, 70,000। देखिए, ईच गढ़ वाज कंट्रोल बाय पर्टिकुलर गोंड क्लैन, जैसे कि हमने पढ़ा कि वो स्मॉलर क्लैन में अलग अलग हो रहे थे। अब देखिए, दिस वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेज। अब कई तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गढ़। उसके बाद एक गढ़ को पर्टिकुलरली कंट्रोल कौन कर रहा है, गॉड क्लैन, और ये बाद में जो ये गढ़ था ये कितने पार्ट गांव में डिवाइडेड हो जाता है, 84 विलेजेस। इट मीन्स एक गढ़ के अंदर कितने गांव होंगे भाई, 84। और उनको क्या बोला जाता था, 84। क्या बोला जाता था, 84। द 84 वाज सब डिवाइडेड, फिर ये भी बट गया इनटू बारमोट, किसमें, बारमोट में, विच वर मेड अप ऑफ 12 विलेजेस ऑफ ईच। अब तुम्हारे सामने 3-4 क्वेश्चन, वो भी एक छोटे से पैराग्राफ के अंदर से निकल के आए, क्या कि गढ़ का मतलब क्या होता है, इसके हेड को क्या बोला जाता है, दूसरा 84 में कितने गांव आते हैं, या फिर ये दूसरा क्या था, हाँ 84 में कितने गांव आते हैं, फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बारमोट, इसके अंदर कितने विलेजेस आते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे देखिए क्या है, The emergence of large state changed the nature of bond society। अब क्या है, बड़े लेवल पर बदलाव भी होंगे भाई, सीधी सी बात है। अगर एरिया देखो, आप देख भी रहे हो कितने एरिया हैं, सारे इसके अंदर में आ रहे हैं। देखो, अब देखिए, Their basically equal society gradually go divided into unequal social classes। मतलब अभी तक अगर हमें इक्वालिटी नहीं मिलती ना, तो हम बड़े जल्दी अगेंस्ट हो जाते हैं चीज़ों को। तो ये उस वक्त की भी बात है, वहाँ पर भी ये काम था। ब्राह्मणा received land grant from the Gond Raja and become more influential। अब तुम्हें पता है कि उस वक्त हाई सोसाइटी कौन थी, ब्राह्मणों की थी। एज यू नो कि उस वक्त हाई लेवल पर नाम किसका चल रहा था, ब्राह्मणों का। अब वो राजाओं के बिल्कुल पास ही रहेंगे, दूर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनका लिवलीहुड बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, राजा। और राजा बार बार उनको क्या दे रहे हैं, वो थोड़ा सा सजेशन करते हैं, उसको क्या मिल जाता है, वहाँ पर अवार्ड मिलता है। तो उनको इतनी सारी ज़मीनें रिसीव हो रही थी, देखिए कि वो काफ़ी सारा प्रभाव कर लिया था उन्होंने अपने एरिया में। द गोंड चीफ नाउ विश टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत। क्या बन चुके थे कि हम भी किसकी तरह होने चाहिए, राजपूतों की तरह। सो अमनदास द गोंड राजा ऑफ गढ़ कटंगा assumed the title of संग्राम शाह। इट मीन्स हु वॉज नॉन एज संग्राम शाह, या ये वाला टाइटल किसने लिया, तो गोंड राजा था, क्या नाम था, अमनदास। क्या नाम था उसका, गोंड राजा ऑफ गढ़ कटंगा, जिसको कौन सा टाइटल उसने क्या लगाया अपने नाम के आगे, संग्राम शाह। क्या लगाया भाई, संग्राम शाह। उसके बाद ही सन दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती। इट मीन्स उसका बेटा कौन है,
दलपत और उसकी शादी किससे हुई? राजकुमारी दुर्गावती के साथ। द डॉक्टर ऑफ सालबान, द चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा। इट मीन्स ये तुम्हारी हिस्ट्री थोड़ी डीप से स्टार्ट होती है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो अमनदास था वो गौंड राजा था, लेकिन उसने अपने टाइटल को चेंज किया कि अपने आप को कंसीडर किया कि मैं भी क्या हूँ, राजपूत हूँ। और देखिए उसके बेटे ने लेटर ऑन शादी भी किससे की? एक राजपूत राजा की लड़की थी और वो कहाँ का राजा था? महोबा का। कहाँ का था भाई? महोबा। आगे देखिए क्या है। दलपत हाउएवर डाइड अर्लियर। अब ये जो दलपत है इसकी मौत भी थोड़ी जल्दी हो जाती है। रानी दुर्गावती was very capable and starting ruling on behalf of her 5-year-old son वीर नारायण। इट मीन्स देखिए अमनदास का बेटा कौन हुआ? दलपत। और दलपत का बेटा कौन है? वीर नारायण। अब उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने की वजह से रानी दुर्गावती थोड़ी अच्छी लेडी थी, कहने का मतलब बुद्धिमान थी वो, और उसने अपने बिहाफ पर ही क्या किया? रूल करना स्टार्ट किया अपने बेटे को साथ लेते हुए। Under her, the kingdom became even more extensive. In 1565, the Mughal forces under Asaf Khan attacked Garkatanga. A strong resistance was put up by Rani Durgavati. She was defeated and preferred to die rather than surrender. देखो भाई जैसे ही वो हारी, अब राजपूतों की तुमने बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरी हमें सुनी है कि वो इजीली डिफीट, आपने वो जौहर शब्द सुना है ना कि जब राजपूतों के हस्बैंड लेडीज के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो जौहर करने लगती है। आई थिंक वो पद्मावती मूवी है, कोई भी वो आप देख लेना, उसके अंदर है वो। देखिए अब उसने क्या किया कि उस जैसे ही उसने आप मतलब उसने सरेंडर नहीं किया, मर गए वो। हर सन टू डाइड फाइटिंग सून आफ्टर, और धीरे धीरे उसके बेटे की भी क्या हो जाती है? मौत हो जाती है। गरकटंगा वॉज अ रिच स्टेट, इट earned much wealth by trapping and exporting wild elephant to other kingdom। मतलब यहाँ पर जो जानवर वगैरह थे उनकी भरमार थी, पिक्चर्स में आपको इजीली आपको ये दिख भी रहे होंगे। आगे देखिए when the मुगल defeated, अब क्या हुआ कि जब मुगल हारे, the Gonds they captured a huge booty of precious coins and elephant. They annexed part of the kingdom and granted the rest of the चंद्र शाह and uncle of वीर नारायण। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? किसको पावर दी गई? उसके अंकल को, वीर नारायण शाह को। कौन था वो? चंद्र शाह। डिस्पाइट द फॉल ऑफ गरकटंगा द गोंड किंगडम सर्वाइव फॉर सम टाइम, कुछ टाइम तक और चला भाई देखिए। However, they become much weaker and later struggle unsuccessfully against the stronger बुंदेलाल and मराठा। अब मराठा और बुंदेलों के साथ लड़ाई करते करते ये इतना कमजोर हो चुका था कि अब ये बहुत ज़्यादा ये वाला स्टेट सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। देखिए लचित बारफुकन एंड डिफीट ऑफ द मुगल इन असम। अब देखिए क्या होता है, लचित बारफुकन द अहोम जनरल। ये अहोम की स्टोरी में आपको सारी इनकी डिटेल कल बताऊंगी। आई थिंक आज की वीडियो में इतना सफिशिएंट है। अगर आपके कोई भी डाउट हो यू कैन ड्रॉप योर मैसेज, आई विल शॉर्ट आउट इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सेम थिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।